दुश्मन वर्ड यूज़ करना चाहता नहीं हूँ, पर अच्छे रिश्ते नहीं, और उनको अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश ही ओज एन अपॉलजी टू द कंट्री, टू द नेशन। लोग उनको एक सुलझा हुआ समझदार नेता मानते थे, पर इतनी क्या बौखलाहट है कि आप 370 आपको चाइना ला के देगा। 370 चाइना नहीं ला के, इतनी बड़ी महामारी में लोगों की बात ना करें, हम बिजली पानी सड़कों की बात ना करें, हम लोगों के रोज़गार की बात ना करें, 370 का राग लापते रहें। ऐसी सोच अपनी पार्टी की। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुपकार डिक्लेरेशन की। एक साल पहले की बात की जाए तो 4 अगस्त को जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, कश्मीर में उनकी मीटिंग हुई थी गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर, जो 370 और 35A और स्टेटहुड की बात की जाती है उसको लेकर। उसके अगले ही दिन जो हुआ वो सब जानते हैं, और आज 1 साल के बाद फिर से उसकी मीटिंग हुई है, क्योंकि उस दौरान जब 370 और 35 से हटाया गया और यूटी का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नेताओं को जो है डिटेन कर लिया गया। अब जब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, अब रिसेंटली महबूबा मुफ्ती जी को भी रिलीज़ किया गया है, तो फिर से उनकी मीटिंग हुई और फिर इस डिक्लेरेशन पर चर्चा हुई। अब क्या ये डिक्लेरेशन कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सब पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जेके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। 1 साल पहले भी इस पर बातचीत हुई, उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। अब फिर से जब महबूबा मुफ्ती जी रिलीज़ हुई हैं, इनकी फिर से मीटिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि जो ये डिक्लेरेशन, जो गुपकार एक नाम दिया गया है इसे, अब पीपल अलायंस भी कहा जा रहा है, क्या कुछ निकल के आएगा इसमें से? क्योंकि 370 तो हट गया है, स्टेटहुड की बात भी की जा रही है, क्या वो वापस आएगा? क्योंकि ये सब कुछ जो है, ये जितनी पार्टियाँ हैं, ये कश्मीर बेस्ड है मैक्सिमम। जम्मू में इनका भी वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू के लोग उनके साथ उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हैं। तो क्या जम्मू के बिना ये डिक्लेरेशन कामयाब हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है पीपल्स अलायंस का और गुपकार डिक्लेरेशन का, जो टू गुपकार जिसको गुपकार 2 भी कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये सब जो है, ये लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की कवायद है। एक कोशिश है कि लोगों को गुमराह किया जाए कि जिस तरह से इन तमाम सियासी जमातें जो हैं, चाहे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और भी जो सीपीआईएम है, और 1-2 पार्टी छोटी और है, इन सब के पास एक एजेंडा था 370 टूटने से पहले। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हम प्री 53 पोजीशन रिस्टोर करेंगे, ऑटोनॉमी की बात करेंगे, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करेंगे। पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती थी, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस अचीवेबल नेशनहुड की बात करती थी। जो तमाम तरह की चीज़ें थी जो स्टेटस को से अलग हटके थी, कि हमको जम्मू कश्मीर के लिए ये चाहिए, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, ये उनका पार्टी का मैनिफेस्टो के हिस्से थे। आज 370 टूटने के बाद और 35 से जाने के बाद सिचुएशन बदल गई। एक नए वातावरण में राजनीति हो रही है, और इनकी ये अब क्या अपने लोगों के पास लेके जाएं, इलेक्टोरेट के पास क्या लेके जाएं, उनके लिए ये बड़ी विडंबना है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक फेस सेविंग की एक्सरसाइज है। और गुपकार 2 से निकल के क्या आया, जो देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन 8 मार्च को हुआ, और उसके गठन के पीछे केवल यही कारण था कि हम ये कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है मामला, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। अगर वो 370 रिस्टोर करेंगे, 370 रिस्टोर कर कौन सकता है? या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कर सकती है। सो उन दोनों सूरतों में जब पार्लियामेंट ने उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है मामला, तो गुपकार 2 ने भी तो यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी मामला है, उसमें नया क्या है? सो क्या संघर्ष करने के लिए वो तैयार नहीं है? सड़कों पे कहते हैं हम आएंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हम भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सर्वमान्य नहीं होगा। सो मेरा ये कहना है कि आज वो राजनीतिक उनको जो ग्राउंड है उनकी खिसक गई है, तो उसको बचाने के लिए वो इस किस्म की गुपकार 2, पीपल्स अलायंस, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है, क्योंकि पीडीपी को देखा जाए तो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एनसी की भी बात की जाए तो वहाँ भी सब डामाडोल चल रहा है, उसके अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका कोई इतना वजूद नहीं है। अगर बीजेपी और जेके अपनी पार्टी की बात की जाए तो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा मेन फ्रेम में चल रहे हैं। तो क्या जिस तरीके के ये
डिक्लेरेशन कर रहे हैं, लोग इनका साथ देंगे? आपको लगता है कि लोग इनका साथ देंगे इस चीज़ में? नहीं, देखिए, लोग अगर इनके साथ होते तो पहले इनके कहने पे बाहर आ जाते। कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर आए? अब तो सब खुले हैं, अब तो किसी पे प्रतिबंध नहीं है। हमने मान लिया जैसे कोई 370 टूटी, सब लोग उसमें डिटेंशन में थे, वो उसको ज़रूरी समझा सरकार ने, वो किया। पर आज तो सब खुले हैं, आज इनके लीडर्स भी खुले हैं। कौन रोक रहा है इनको सड़कों पे आने के लिए? कितने लोग निकल के आए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात सुनने के लिए? कितने लोग निकल के आए महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन को अपोज करने के लिए? जम्मू में तो फ्री थे। सो कहने का मकसद ये है कि आज तक जो भी इन्होंने राज किया है, जिस भी सियासी जमात ने राज किया है, वो कहीं ना कहीं उसको दिल्ली का आशीर्वाद रहा है। आज ये अक्यूज़ करना और ये कहना कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किंग्स पार्टी है और वहाँ ये अपना वो करते हैं, मुझे लगता है कि जब जब जम्मू कश्मीर में पावर दी गई, शेख साहब को दी गई, 2 दफ़ा जब दी गई तो कांग्रेस की मेहरबानी से दी गई। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस किंग्स पार्टी नहीं थी। जम्मू कश्मीर में आपको जो भी बात करनी होगी वो आपको केंद्र से करनी होगी। केंद्र में जो भी सरकार में और सत्ता में होगा, आप उसी से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमें 370 वापस लाना है, 35 से वापस लाना है, तो हो सकता है हम चाइना का भी साथ लेंगे। बवाल काफ़ी हुआ, उस पर आप क्या कहना है? देखिए, एक आदमी जो हिंदुस्तान की एक स्टेट का 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा हो, जो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा हो, यूनियन मिनिस्टर रहा हो, उसकी तरफ से ऐसा बयान आना, जो एक पड़ोसी मुल्क जो हमारे ज़मीन पे आके बैठ के हमारे साथ तनाव में पिछले इतने कुछ महीनों से है, जिसकी वजह से हमारे जवानों की शहादत हुई, उस मुल्क को जो जानते हुए एक जिसके साथ हमारे रिश्ते अभी हमवार नहीं हैं, मैं दुश्मन वर्ड यूज़ करना चाहता नहीं हूँ, पर अच्छे रिश्ते नहीं, और उनको अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश, ही ओज एन अपॉलजी टू द कंट्री, टू द नेशन, कि लोग उनको एक सुलझा हुआ समझदार नेता मानते थे, पर इतनी क्या बौखलाहट है कि आप 370 आपको चाइना ला के देगा? 370 चाइना नहीं ला के सकता। 370 या पार्लियामेंट हिंदुस्तान की दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है। तो ये किस तरीके का बयान था? सोचा समझा हो सकता है, क्योंकि 3 बार आपने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक मुख्यमंत्री से इतना बड़ा बयान जो बवाल ला सकता है, और उनसे जो कंट्री के साथ हमारे भेदभाव काफ़ी सालों से चल रहे हैं, उनसे ऐसा बयान आना काफ़ी मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन है उनको, वो राजनीतिक अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, और वो समझते हैं कि हम अब दोबारा सत्ता में आना संभव नहीं है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसको देखते हुए। क्योंकि जो आज आम नौजवान है, चाहे वो कश्मीर का भी है, अगर हम कश्मीर की बात भी करें, तो वो भी जानता है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किस तरह से राज किया और किस तरह से उनके नाम पे राज किया। और आज अगर हम जम्मू की हालात देखें या कश्मीर की हालात देखें, जिस तरह से कोविड पे से लड़ने में एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमको नज़र आ रही है, तो 70 साल 75 तो इन लोगों ने ही राज किया। चाहे कांग्रेस के साथ किया हो, चाहे बीजेपी के साथ किया हो, इन्हीं लोगों ने राज किया। तो अगर पीडीपी ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, कांग्रेस ने किया, और ये लोग जम्मू कश्मीर को दे क्या पाए? तो आज इसीलिए जो लोग हैं वो एक बदलाव चाहते हैं, वो एक नई राजनीति चाहते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, आप देखेंगे कि नए लोग जो हैं, जो जो इस राजनीति में का जो नया रूप आपको दिखेगा, उसमें मुझे लगता है बहुत सारे नए चेहरे आपको नज़र आएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, तो क्या वो चाहते हैं कि 370 या 35 से वापस आए? जिस तरह से आपने बयान दिया है, ऐसा लगता नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन वो दूसरी बात इसके साथ कि स्टेटहुड की बात की जाए, क्योंकि अभी अमित शाह जी का भी बयान आया था कि स्टेटहुड हम वापस देंगे आपको। तो क्या अपनी पार्टी भी इसके बारे में कहती है कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए? हम तो बार बार इस बात से, हमारा गठन भी जब हुआ तो हमारा मेजर एजेंडा जो था वो स्टेटहुड ही था। आज भी वही है, और खुशी की बात है कि अगर अमित शाह जी समझते हैं कि अब समय आ गया है और जल्दी ही स्टेटहुड, क्योंकि हमारा पहले दिन से ये था कि आपने अगर 370 तोड़नी थी, वो आपका मंशूर का हिस्सा था, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, आपके घोषणा पत्र का हिस्सा था, पर आपने स्टेटहुड क्यों ले लिया वापस? उससे हमको वंचित कर दिया, हमारी पहचान ले ली, और हम स्टेटहुड के लिए संघर्ष पहले दिन से 8 मार्च से मुसलसल कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, जम्मू की जो डोगरा स्टेट थी उसकी ग्लोरी रिस्टोर हो, और उसके साथ साथ जहाँ तक 370 का सवाल है, मैंने आपसे पहले भी कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला है, पर उसके लिए हम रुक नहीं सकते। उसके टूट जाने की वजह से हम लोगों की आवाज़ आगे नहीं लेके जाएं, हम इस इतनी बड़ी महामारी में लोगों की बात ना करें,
हम बिजली पानी सड़कों की बात ना करें, हम लोगों के रोज़गार की बात ना करें, 370 का राग लापते रहें, ऐसी सोच अपनी पार्टी की नहीं है। अपनी पार्टी का ये मानना है कि पिछले इतने सालों में, और ख़ासकर अल्ताफ़ बुखारी साहब की हमेशा से ये कोशिश रही, पार्टी के गठन के लिए भी उन्होंने जो मेहनत करी, जो लोगों को साथ में लाया, वो यही बात करके लाया कि हम एक नया चेहरा राजनीति का जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब अगर बात करें तो डिक्लेरेशन तो हो गई, एक इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार अगर देखें तो सेंटर की है, यहाँ पर यूटी चल रही है, स्टेट हुड जब आएगी तब आएगी, लेकिन जो अभी भी देखे जाए दिक्कतें जो लोगों को आ रही है, बहुत सारा लोगों ने देखा था कि जब 370 हटेगी, और सरकार ने भी यही कहा था कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई जाएंगी जिससे बेनिफिशरी लोगों को मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वैसा देखा नहीं जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, और ऐसे ही 4G की बात की जाए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा बवाल सा हो गया कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। वहीं अगर हमारे एलजी साहब की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, ये आपके सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप उस पर क्या कहना? देखिए, मैं इसको दो हिस्सों में देखता हूँ। एक तो कोविड की सिचुएशन की वजह से सरकार की कुछ दिक्कतें रही, क्योंकि एकदम से अकस्मात एक महामारी हमारे सामने आ गई, पूरी दुनिया के सामने आ गई, और कहीं ना कहीं उसमें रुकावट जो है, बहुत सारी चीज़ें जो सरकार शायद करना चाहती होगी वो नहीं कर पाई केंद्र सरकार। जहाँ तक सवाल है बेसिक एमिनिटीज़ का, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो टोटली फेल हो गया। आज अफसरशाही का ये राज है कि अगर आप किसी अफसर से मिलना चाहें लोगों के मसलों को लेके, तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप मिलने जाएं तो वो कोविड का बहाना करके मिलते नहीं हैं। तो आम जो जनमानस है वो अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी लेके कहाँ जाए? ना तो एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई मंत्री है, ना कोई सरकार है। तो ये ऐसी सिचुएशन और ख़ासकर कोविड में पैदा हुई, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे से जिम्मेदार है कि आज इस सिचुएशन के लिए आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों में असहाय है। एक नौजवान जो है 4G की गुहार लगा रहा है इतने दिनों से, और क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की कि वो कुछ बता भी नहीं रहे हैं। पास की डिस्ट्रिक्ट्स में खोल दिया। जम्मू में हालात हम सब जानते हैं, सामान्य है। जो युवा है वो सफ़र कर रहा है, उसकी एजुकेशन सफ़र कर रही है। हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो ब्रॉडबैंड लगवाए या जो जियो के केबल लगाए, और वो भी सब जगह तक एक्सेसिबल नहीं है। तो दो लोगों की दिक्कत है, उसमें डोमिसाइल में दिक्कत है। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स, आप खुद सोचिए कि कितनी निर्मम सरकार है कि जो लोग, पता है कि पिछले 5 अगस्त से हम लोग बंद हैं, काम धंधा लोगों के पास नहीं है, बिजनेसमैन वर्स्ट सफरर है। अब आज उसको आप कहोगे कि जिसके पास बिजली का बिल देने के लिए नहीं है, बैंक की किस्त देने के लिए, वो प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से भरेगा? इट इज़ इल टाइम्ड। होना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप एक कोई नया, जैसे गवर्नर साहब ने कहा है कि हम कि नए फॉर्मेट में लाएंगे, पर इस समय ये समय मलहम लगाने का है, कोई पैकेज देने का है, ना कि लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन डालने का है। तो मेरी समझ में है कि ये, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये बेहिस लोग हैं, ये लोगों द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं, इनको लोगों के दर्द का पता नहीं है। इसीलिए अगर आप कोरोना से भी देखें, जो लोग अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। 70 साल में हम जम्मू को एक अस्पताल नहीं दे सके जिसमें ऑक्सीजन प्लांट हो। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव फेलियर रहा हर राजनीतिक दल का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक रोल अदा किया। अभी आखिरी सवाल है, जेके अपनी पार्टी है, अभी चुनाव हुए नहीं हैं, अब पता भी नहीं है कि कब होंगे, इंतज़ार है आपको तो ज़रूर होगा, अपनी पार्टी के लोगों को, तो जब भी होते हैं, अब जेके अपनी पार्टी आगे किस तरह से आती है कि चुनाव में वो भी सामने आए, उनको भी लोग वोट डालें, सत्ता में लेकर आएँ, ताकि जो जेके अपनी पार्टी का एक एजेंडा है लोगों के लिए, वो उनका साथ दे पाए उस चीज़ में? देखिए, अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक विज़न है। वो विज़न मैंने आपको पहले भी कहा, एक नया जम्मू कश्मीर का है। और वो पार्टी, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि कोई पार्टी बनने से पहले एक संघर्ष कर रही है एक चीज़ को लेके, जिसका लिए हम स्टेटहुड का संघर्ष कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, इनकी रोज़गार की जो मसला है। एक मिनट, मैं इसमें रोकना चाहूँगा, क्योंकि जितनी पार्टियां जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, चाहे वो बीजेपी हो सेंटर में बैठी हुई या जितनी यहाँ पर है, जेके अपनी पार्टी अभी बनी है, ऐसे एजेंडे दूसरी पार्टियां पहले से देती आ रही हैं। ऐसा क्या हो कि लोगों का जो ट्रस्ट है, जो राजनीतिक पार्टियां उन मैं पर आपसे वही बता रहा हूँ कि जब हमने स्टेटहुड की बात करी,
8 मार्च को, उससे पहले किसी पार्टी ने स्टेटहुड की बात नहीं की थी। हमने जब स्टेटहुड की बात करी, डोमिसाइल की बात करी, जो डोमिसाइल लॉ आया उसमें चेंज कराने की बात करी, तो संघर्ष हम जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे लेके, जो बच्चे बाहर फंसे थे, मैं आपसे ईमानदारी से बोलता हूँ कि जितना संघर्ष अपनी पार्टी ने बुखारी साहब की क़यादत में किया उनको वापस लाने का, जो लॉकडाउन में फंसे थे, वो मेरे ख्याल और किसी पार्टी ने कोशिश भी नहीं की। आज हमारा एजेंडा है युवा का रोज़गार, पीस, और दोनों खित्तों की, जम्मू और कश्मीर की बराबर डेवलपमेंट हो। क्योंकि अब वो राजनीति नहीं रही जिसमें जम्मू को कश्मीर से लड़ाया जाए और कश्मीर से जम्मू को लड़ाया जाए। हमारे एजेंडा सेम है। हमको रोज़गार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, 4G चाहिए, और उन्हीं लोगों को, और वही कश्मीर के लोगों को भी चाहिए। एक वहाँ सेंटिमेंट अलग है, जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, वो अभी भी है, और जब तक कब तक रहेगा वो भगवान बेहतर जानता है। पर आज तक जो बेसिक नेसेसिटी लोगों की है वो रोज़गार है। आज कोविड की वजह से बेरोज़गारी और फैल गई है। एक ऐसा पैकेज हो, इंडस्ट्री यहाँ कोई आए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स का एक पैकेज जो दिया जाए, ताकि युवा जो है वो कहीं होप उसको नज़र आए, जम्मू कश्मीर में रहना चाहे, वो उसको होप नज़र आए। आज हम देखें कितना पलायन जम्मू से पढ़े लिखे लड़कों का और लड़कियों का हो रहा है, जो यहाँ समझते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना अपनी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी अगर हम सत्ता में आते हैं। और उसके साथ साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सब की डेवलपमेंट। मैंने आपसे कहा ना, आज आप जम्मू कश्मीर से बाय रोड जाते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी 45 ईयर्स जब से होश संभाला, सड़क को ऐसे ही ख़राब देखा। 3 महीने सड़क बंद रहती है। क्या आप समझते हैं कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये उसका एक परमानेंट इलाज हो सके, कि 12 महीने हमारा नेशनल हाईवे चलता रहे? तो जो सरकारें इतनी इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकी। जम्मू में आज एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम पे। आज तक कितने प्राइवेट, फोर्टिस है, मैक्स है, दुनिया भर के हॉस्पिटल हर स्टेट में है। क्यों जम्मू में वो आज तक नहीं आए? क्यों किसी हेल्थ मिनिस्टर ने एफर्ट नहीं किया, किसी चीफ मिनिस्टर ने एफर्ट नहीं किया? तो ये तमाम चीज़ें जो है अपनी पार्टी के एजेंडा में है, और अगर अपनी पार्टी की सरकार आई तो जम्मू कश्मीर के लोग ज़रूर देखेंगे कि एक नया बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में आएगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और विक्रम जी को आपने सुना, क्या है जेके अपनी पार्टी का कहना, क्या वो लेकर आएंगे, वो भी उन्होंने सब कुछ बताया। तो इस वक्त लीडर हैं जो अभी डिटेंशन से बाहर आए थे और अब मीटिंग उनकी चल रही है, क्या वैसा हो पाता है ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी पर ईडी का भी हमला है, वो भी उनके निशाने पर हों। साथ ही जिस तरह का उन्होंने बयान चाइना के साथ लेकर 370 को मिलाया है, वो अब बवाल का हिस्सा बना हुआ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।